Hello friends, welcome to RK classes. I am Ravinder Kotwal and our today's topic is history of Jammu Kashmir from 1947 to 2019. ओके, जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री 1947 से 2019 तक है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. On 15th August 1947, India was divided into two countries, India and Pakistan. इंडिया के दो टुकड़े हुए, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान बना. महाराजा हरि सिंह साइंड ए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान. दोनों इंडिया और पाकिस्तान के साथ महाराजा हरि सिंह जो कि जम्मू के उस वक़्त के राजा हुआ करते थे, उन्होंने दोनों कंट्रीज़ के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया. Standstill agreement is a contract that contains provisions on how the two parties, in this case India and Pakistan, can offer their deals which would be in best interest of Jammu and Kashmir and the Maharaja. तो स्टैंड स्टिल एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये देखना था कि कौन सी कंट्री उनको ज़्यादा फ़ायदा देती है. मींस जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है या जम्मू से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है. अकॉर्डिंगली उसी कंट्री के साथ महाराजा ने सोचा था कि वो उसी कंट्री के हो जाएंगे. एक्चुअली ही वांटेड टाइम टू डिसाइड. फ्रॉम 1 सितंबर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वाज फेसिंग माइनर थ्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान. यहाँ महाराजा जी क्या चाहते थे, महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि उनको थोड़ा सा टाइम मिले डिसीजन लेने के लिए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से 1947 में सितंबर के महीने में वहाँ से थ्रेट्स आना शुरू हो गई थी. Because Pakistan wanted Jammu Kashmir as its part, Muhammad Ali Jinnah could never build relation with Sheikh Abdullah और महाराजा हरि सिंह. एक तरफ पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर को लेना है, दूसरी तरफ जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनके ना तो शेख अब्दुल्ला के साथ अच्छे रिलेशन थे ना महाराजा के साथ. सो ओनली अदर ऑप्शन अवेलेबल टू पाकिस्तान वाज यूज़ ऑफ फोर्स. तो इसलिए उनके पास एक ही तरीका था कि वो फोर्स को ही यूज़ करें. ऑन 9 सितंबर 1947 पाकिस्तान ब्लॉक्ड सप्लाईज ऑफ पेट्रोल, शुगर, साल्ट एट्सेट्रा इन वायलेशन ऑफ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट. तो उन्होंने ये जो एसेंशियल चीज़ें हैं दूसरी तरफ उनको भारत में भेजने से रोक लिया, इनकी सप्लाई को स्टॉप कर दिया. देर आफ्टर सेंट ट्राइबल्स रेडर्स टू कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर. उसके बाद ट्राइबल्स और रेडर्स भेजे जम्मू कश्मीर को कंट्रोल करने के लिए. इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम महाराजा हैड मेड अप हिज माइंड टू एक्सीड विद इंडिया. और इसी दौरान महाराजा ने अंदर ही अंदर सोच लिया था कि वो इंडिया के साथ ही चले जाएंगे. ओके, ऐसा उनकी सोच थी. On 13th September, Justice Meherchand Mahajan visited Kashmir and accepted Maharaja's invitation to be the Prime Minister of Jammu and Kashmir. तो क्या हुआ, 13 सितंबर से पहले एक्चुअली महाराजा ने जस्टिस मेहरचंद को इनवाइट किया था कि आप हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनो. ये मेहरचंद जी कश्मीर में आए और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया. On 19th September, he met Nehru and Patel in Delhi and apprised them of the situation in the state. He indicated the Maharaja's willingness to accede to India but asked for political reforms to be delayed. Nehru demanded the release of Sheikh Abdullah. तो क्या हुआ, मेहरचंद ने ये किया, वो जाके दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिले, उन्हें जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में बताया. लेकिन नेहरू जी ने क्या कहा, शेख अब्दुल्ला को पहले रिहा किया जाए. ऑन 29 सितंबर शेख अब्दुल्ला वाज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन. फ्रॉम 5th to 8th October 1947 महाराजा लॉस्ट कंट्रोल ऑफ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट एंड एन आर्म्ड रिबेलियन बिगेन इन पुंछ. ये घटनाएं घटी. उसके बाद ऑन 22 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान इन्वेडेड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फ्रॉम द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्टर्न साइड. महाराजा हरि सिंह इनिशियली फॉट बैक बट कुड नॉट होल्ड देम बैक. तो पाकिस्तान ने वेस्ट और नॉर्थ वेस्टर्न साइड से अटैक किया और महाराजा के पास इतने जो भी आर्मी थी अब वो इस काबिल नहीं थी कि वो उनका मुकाबला कर सके. इन फेयर ऑफ लूजिंग his state to Pakistan, Hari Singh appealed Indian government for assistance. He reached out Jawaharlal Nehru and Vallabhbhai Patel, who agreed to send troops and help Maharaja. तो ये इनको डर था कि कहीं इनकी स्टेट जो है पाकिस्तान के अंदर ना चली जाए, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के अंदर ना चली जाए. इसलिए वो जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल से जाके मिले, उनसे अपील की
ये दोनों माने, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी। क्या कंडीशन रखी? ओनली द कंडीशन इफ़ हरि सिंह वुड साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन फेवर ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि हम अपने ट्रूप्स भेजते हैं अगर तुम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो इंडिया के फेवर में साइन करते हो तो। Many of the western districts of Jammu Kashmir were invaded and captured by the पाकिस्तानी ट्रूप्स। अभी पाकिस्तानी ट्रूप्स ने बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर कर लिया था, जम्मू कश्मीर की बहुत सारी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर कर लिया था। तो मरता क्या ना करता, महाराजा हरि सिंह जी के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं बचा। ऑन 26 अक्टूबर 1947 महाराजा साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्सीडिंग द स्टेट टू इंडियन यूनियन। India accepted the accession regarding it provisional until such time as the will of people would be ascertained। तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और इंडिया ने इसे कबूल किया और ये भी कहा कि कुछ समय के लिए बाद में जो लोगों की जो चाहत होगी, जैसा लोग चाहेंगे वैसा हो जाएगा। महाराजा हैंडेड ओवर 3 सब्जेक्ट्स ओनली। जब ये एक्सेशन हुई थी, जब ये साइन किया था तो 3 चीज़ें दी थी उस वक्त, कंट्रोल ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और तीसरी चीज़ कम्युनिकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिटर्न्स फॉर मिलिट्री एड, कि वो हमें मिलिट्री भेजे और हमने ये 3 चीज़ें जो है ये आपके सुपुर्द की हैं। बाकी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स आपके हवाले होंगे। एट दैट टाइम लॉर्ड माउंट बैटन वाज वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, ही वॉज आल्सो लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। ही एक्सेप्टेड द एक्सेशन विद ए रिमार्क, उसने इसको एक्सेप्ट किया लेकिन एक रिमार्क के साथ। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। खैर, उसने क्या कहा माउंट बैटन ने? उसने कहा इट इज़ माई गवर्नमेंट्स विश दैट एज सून एज लॉ एंड ऑर्डर हैव बीन रिस्टोर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हर साइल क्लियर्ड ऑफ द इन्वेडर्स द क्वेश्चन ऑफ स्टेट एक्सेशन शुड बी सेटल्ड बाय द रेफरेंस टू द पीपल। उसने कहा जब तक फ़िलहाल मेरी जो गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर के साथ है, जब तक जम्मू कश्मीर से ये इन्वेडर्स नहीं निकाले जाते तब तक ये स्टेट की एक्सेशन जो है इंडिया गवर्नमेंट के साथ रहेगी। उसके बाद जो लोग जैसा लोग प्रेफर करेंगे, जो जैसा लोग चाहेंगे वैसे ही हम इस मामले को सेटल करेंगे। तो ये बात शो करती है, मतलब जो एक्सेशन हुई थी उस वक्त तो वो टेम्परेरी ही थे। ओके, ऑन 27 अक्टूबर 1947 इंडियन आर्मी एंटर्ड द स्टेट टू रिपेल द इन्वेडर्स। शेख अब्दुल्ला एंडोस्ड द एक्सेशन बट टर्म इट ad hoc and to be ultimately decided by the people of Jammu and Kashmir। तो 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी यहाँ पे आई, वो जो इन्वेडर्स थे उनको पीछे करने के लिए। शेख अब्दुल्ला ने एंडोर्स किया इस एक्सेशन को और उन्होंने कहा कि ये एड हॉक है, मींस इट इज़ टेम्परेरी, अब बाद में हम जो हमारे यहाँ के लोग चाहेंगे वो ही होगा। ये वर्ड्स थे शेख अब्दुल्ला जी के। ओके, On 31st October 1947 he was appointed as head of the emergency। हाँ, 31 अक्टूबर 1947 को जो शेख अब्दुल्ला है उनको हेड ऑफ एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन चुना गया, अपॉइंट किया गया। ओके, ऑन 1 November 1947 लॉर्ड माउंटबेटन एंड मोहम्मद अली जिन्ना met in Lahore as Governor General of India and Pakistan। Mountbatten offered India's proposal that the accession of Junagadh, Hyderabad and Kashmir should be decided by impartial reference to the will of the people in the form of plebiscite। Jinnah rejected this offer। तो 1 नवंबर 1947 दोनों देशों के जो गवर्नर जनरल थे, इंडिया के माउंटबेटन और पाकिस्तान से मोहम्मद अली जिन्ना, वो लाहौर में मिले। इस मुलाकात में क्या डील की कि माउंटबेटन ने कहा कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जो है वहाँ के लोग खुद डिसाइड करेंगे, एक इस तरह की वोटिंग होगी, वो चाहें तो इंडिया के साथ जाएं, वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ जाएं। बट ये प्रपोज़ल जिन्ना ने रिजेक्ट किया। ऑन 20 दिसंबर 1947 माउंटबेटन रिकमेंडेड इंडिया टेक द मैटर टू UN, where he says it would have a cost
iron case. He believed the UN would promptly direct Pakistan to withdraw. The proposal was discussed in Indian cabinet. 20 दिसंबर 1947 में माउंटबेटन ने इंडिया को कहा कि आप इस केस को यूएन में ले जाओ और वहाँ पे यूएन जो है उसे फटक से इस पे एक्शन लेगा और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ेगा। और ये जो प्रपोज़ल है ये इंडियन कैबिनेट में भी डिस्कस किया गया था। On 28 December 1947, Mountbatten urged Nehru to stop the fighting and to stop it as soon as possible. Exchange of words between Mountbatten and Nehru were passed on to the British government, which was advised that any Indian defeat in Kashmir would immediately lead to a broader war. तो 28 दिसंबर 1947 में माउंटबेटन और नेहरू के बीच में थोड़ी सी झड़प हुई थी। इतनी हुई थी कि वो जो है कहाँ तक पहुँची थी बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक बात पहुँची थी और नेहरू को वहाँ पे एडवाइज़ किया गया था कि देखो तुम अगर इस वार को बढ़ाओगे तो ये ब्रॉडर वार बनेगी, मींस एक वर्ल्ड वार की तरह हो सकती है। दो देशों सिर्फ दो देशों की वार ना रहकर ये बड़ी वार वर्ल्ड वार की तरह का रूप ले सकती है, इसलिए हो सके तो इसको स्टॉप करो इमीडिएटली, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेहरू जी को कहा था। ओके। On 31st December 1947, India referred the Kashmir problem to UN Security Council, and on 1st January 1948, UN Security Council considered the matter, this Kashmir problem. 31st December 1947 को कश्मीर प्रॉब्लम जो थी वो UN सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंचाई गई और 1 जनवरी 1948 में UN सिक्योरिटी काउंसिल ने इस प्रॉब्लम को, कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसको कंसिडर किया, उस पर चर्चा करना शुरू कर दी। ओके, इज़ इट क्लियर? उसके बाद ऑन 28 जनवरी 1948 शेख अब्दुल्ला एज ए मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन टू द सिक्योरिटी काउंसिल मेट US डेलीगेट वॉर्न ऑस्टिन and raised the possibility of independence of Kashmir. At this stage, US showed no interest in further fragmentation of India. 28 जनवरी 1948 में शेख अब्दुल्ला जी जो हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल में चले गए, वहाँ US डेलीगेट वॉर्न ऑस्टिन से मिले और वहाँ पे इन्होंने बात कही कि जो हमारा कश्मीर है उसे इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। उनके इस प्रस्ताव पे US ने कोई ज़्यादा ऐसा नहीं चाहा कि ये सच में हो, क्योंकि वो अब नहीं चाहते थे कि इंडिया के और टुकड़े हो जाएं, सो उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस बात में। ओके। जोजिला, द्रास, करगिल रिकैप्चर्ड बाय इंडियन आर्मी ऑन 1st, 15th एंड 23rd नवंबर 1948 रेस्पेक्टिवली। ये हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बने। जोजिला पास जो था, द्रास और करगिल, इनको 1st, 15th और 23rd नवंबर को रिकैप्चर किया था इंडिया ने 1948 में, और ये रेस्पेक्टिवली मींस जोजिला को 1st, द्रास 15th को और करगिल 23rd नवंबर को रिकैप्चर किए गए थे। ओके, इज इट क्लियर? On 1st January 1949, a ceasefire between India and Pakistan forces left India in control of Kashmir Valley, most of Jammu province and Ladakh, while Pakistan gained control of the western districts comprising the present-day Azad Kashmir, Gilgit and Baltistan. तो ये 1 जनवरी 1949 में सीज़ फायर का ऐलान हुआ और उस वक्त जो एरिया इंडिया मतलब जम्मू कश्मीर के पास था वो जम्मू कश्मीर के पास रह गया और जो पाकिस्तान के पास था वो पाकिस्तान के पास रह गया। जम्मू कश्मीर के पास क्या क्या था? कश्मीर वैली, जम्मू की कंप्लीट प्रोविंस, लद्दाख, और पाकिस्तान के पास क्या था जो आज हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं वो गिलगित और बल्तिस्तान। ये एरिया जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया। इसको कलेक्टिवली आज के टाइम में POK कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ओके, इज़ इट क्लियर? June 16, 1949, Maharaja nominated Sheikh Abdullah and his colleagues to join Constituent Assembly of India. On 20th June, he announced his decision to abdicate and appointed his son Karan Singh as Prince Regent. 16 जून 1949 में महाराजा ने क्या किया, शेख अब्दुल्ला और उनके कोलीग्स को
नॉमिनेट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के लिए, और दूसरी तरफ 20 जून को उन्होंने अपने आप को हटा दिया महाराजा की गद्दी से और अपने बेटे करण सिंह को प्रिंस रिजेंट घोषित कर दिया, अपॉइंट कर दिया। ओके। ऑन 17 October 1949 the Indian Constituent Assembly adopted Article 370 ensuring a special status and internal autonomy for J&K with Indian jurisdiction in J&K limited to 3 areas agreed in the instrument of accession. And what were these? Defense, foreign affairs and कम्युनिकेशन। 17 अक्टूबर 1949 में इंडिया ने क्या किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आर्टिकल 370 को अडॉप्ट किया, जिसमें जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के लिए वो एक अलग से एक स्पेशल स्टेटस था, जिससे जम्मू कश्मीर की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना एक फ्लैग होगा, हैं, और उसके साथ क्या था कि वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अब इंडिया का पार्ट हुआ, लेकिन सिर्फ 3 सब्जेक्ट थे जो इंडिया के अंडर थे। वो क्या थे? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। ओके, इज़ इट क्लियर? ये 3 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, माइंड इट। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। इन September October 1951 elections were held for the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir with 75 seats allocated to Indian administered part of Kashmir and 25 seats reserved for Pakistan administered part. Sheikh Abdullah's NC won all 75 seats in rigid election. तो पहली बार सितंबर अक्टूबर में 1951 के इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू का, जम्मू एंड कश्मीर का। 75 टोटल सीट्स जम्मू के पार्ट की थी और 25 सीट्स रखी गई पीओ के पार्ट की। ओके, तो ये 75 सीट्स जो जम्मू कश्मीर के पार्ट की थी वो सारी की सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस वक्त लीड कौन कर रहा था, हेड कौन कर रहा था? शेख अब्दुल्ला। इन अक्टूबर 1951 जम्मू प्रजा परिषद बिकेम एन एफिलिएट ऑफ द न्यूली फाउंडेड भारतीय जनसंघ, द प्रीकर्सर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। 1951 में जम्मू प्रजा परिषद करके एक पार्टी थी जिसमें से ही भारतीय जनसंघ पैदा हुआ, और बाद में यही जो भारतीय जनसंघ था वही बाद में आके भारतीय जनता पार्टी बन गई। ओके, इज़ इट क्लियर? अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लेने की कोशिश की है मैंने, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो उस तरह के पॉइंट्स को मैंने लिया है इस लेक्चर में। इन नवंबर 1951 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास्ड legislation stripping the Maharaja of all the powers and making the government answerable to the assembly. नवंबर 51 में क्या हुआ? 1951 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लेजिस्लेशन बना दी और महाराजा की जितनी भी पावर्स थी उनको ख़त्म कर दिया। अब जो भी यहाँ पे होगा जम्मू कश्मीर में, तो वो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो ही सारा सिस्टम चलाएगी, ऐसा डिक्लेयर किया गया। ओके, इन जुलाई 1952 शेख अब्दुल्ला साइंड द दिल्ली एग्रीमेंट विद the Indian government on center-state relationship, which provided for the autonomy of the state within India and autonomy for regions within the state. तो 1952 के जुलाई में शेख अब्दुल्ला जी ने दिल्ली एग्रीमेंट साइन किया इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जिसमें जम्मू कश्मीर का सेंटर के साथ क्या रिलेशन रहेगा उस बारे में लिखा गया था, और जो कश्मीर की जो ऑटोनॉमी है, जो एक तरह की जो सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके बारे में भी लिखा गया था उस एग्रीमेंट पे। ओके, इन नवंबर 1952 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन विच abolished द मोनार्की एंड रिप्लेस्ड इट विद एन इलेक्टेड सदर रियासत। द प्रिंस रीजेंट करण सिंह वाज इलेक्टेड टू द पोजीशन। तो नवंबर के 1952 के नवंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको अडॉप्ट किया गया, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें जो अपना मोनार्की सिस्टम जो था वो उसको ख़त्म कर दिया गया, और जो राजा के बदले में अब सदर रियासत
प्रिंस करण सिंह जी को चुना गया। ओके, अब सिस्टम हो गया सदर रियासत। In August 1953, the working committee recommendations were opposed by 3 of Abdullah's 5-member cabinet, including Deputy Prime Minister बख्शी गुलाम मोहम्मद। 1953 के अगस्त में क्या हुआ था, एक वर्किंग कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, जिनको उन रिकमेंडेशंस को अब्दुल्ला के 5 मेंबर में से 3 मेंबर्स ने अपोज किया था, और उन 3 मेंबर्स में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद भी शामिल थे। ओके, दे वर फर्दर स्ट्रेंथन्ड बाय द कम्युनिस्ट फैक्शन लेड बाय GM सादिक। दे इन्फॉर्म्ड सदर रियासत करण सिंह दैट अब्दुल्ला हैड लॉस्ट द मेजॉरिटी विद इन द कैबिनेट। ये जो 3 मेंबर थे शेख अब्दुल्ला जी के, उनको और आगे चढ़ाया GM सादिक ने, और इन्होंने मिलके सदर रियासत करण सिंह को इन्फॉर्म किया कि अब्दुल्ला जो है वो कैबिनेट में मेजॉरिटी जो होनी चाहिए थी उसको हार चुके हैं, सो उनको उनके पद से हटाया जाए। ओके, शेख अब्दुल्ला वाज डिसमिस्ड बाय सदर रियासत करण सिंह एंड लेटर अरेस्टेड। बख्शी गुलाम मोहम्मद वाज अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। तो शेख अब्दुल्ला को सदर रियासत करण सिंह ने डिसमिस कर दिया और उन्हें अरेस्ट करके जेल भी भेजा गया, और बख्शी गुलाम मोहम्मद जो थे उनको जम्मू कश्मीर का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। ओके, इन February 1954 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द लीडरशिप ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद passed a resolution ratifying the accession of Kashmir to India। February 1954 में क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी बख्शी गुलाम मोहम्मद के लीडरशिप में, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया किस बारे में, कि कश्मीर की जो एक्सेशन ऑफ कश्मीर जो है इंडिया के लिए, तो उसमें उन्होंने कुछ बातें चेंज करने की कोशिश की कि हम अगर कश्मीर अगर इंडिया का पार्ट है तो उसमें हमें कश्मीर को क्या क्या अलग से बेनिफिट मिलने चाहिए, इंक्लूडिंग 370 और 35A। ओके, इस तरह के बातें हमें अलग स्टेटस मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। ओके, इन अगस्त 1955 शेख अब्दुल्लाज लेफ्टिनेंट मिर्ज़ा अफजल बेग फॉर्म्ड द plebiscite front to fight for the plebiscite demand and the unconditional release of Sheikh Abdullah who was arrested after his dismissal। अगस्त के 1955 में क्या हुआ, शेख अब्दुल्ला का एक लेफ्टिनेंट था जिसका नाम मिर्ज़ा अफजल बैग था, उसने एक पार्टी बनाई जिसको प्लेबिसाइट फ्रंट कहा गया, पार्टी का नाम। वो क्या चाहती थी, वो पार्टी का क्या 2 बातें थी, एक तो वो चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला को रिलीज़ किया जाए जेल से, और दूसरा वो प्लेबिसाइट चाहते थे। प्लेबिसाइट क्या था कि लोग क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, उनकी वोटिंग करके उनसे जाना जाए। ऑन 17 नवंबर 1956 द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट विच डिक्लेयर्ड इट an integral part of Indian Union। It came into effect on 26 जनवरी 1957। तो 17 नवंबर 1956 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ऐसी इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की जिसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि जम्मू कश्मीर जो है इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है और ये इंडिया का ही पार्ट रहेगा। ओके, ये जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने काम करना शुरू जो किया प्रॉपरली, जो इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1957। ओके, इज इट क्लियर। उसके बाद इन 1957 इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वन 69 ऑफ द 75 सीट्स, वेयर 47 सीट्स वर अनअपोज्ड। बख्शी गुलाम मोहम्मद कंटिन्यूड एज प्राइम मिनिस्टर। 1957 के इलेक्शन में फिर दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 69 सीट्स जीती 75 में से, और इनमें से भी 47 सीट्स ऐसी थी जिनमें जो बंदा उठा है, जो खड़ा हुआ इलेक्शन में, उसके अपोजिट में कोई भी नहीं आया। तो इस बार फिर दोबारा बख्शी गुलाम मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर बने। ओके, वो पहले से भी प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, और इसके बाद भी 1957 के बाद भी वही प्राइम मिनिस्टर रहे। ओके, इज इट क्लियर। इन 1959 चाइना एनेक्स्ड तिब्बत
tensions rose between China and India on the issue of the boundary between Tibet and India, especially in Accession. 1959 में क्या हुआ, चाइना ने तिब्बत छीन लिया इंडिया से। उसके बाद टेंशन्स शुरू हो गई इंडिया और चाइना के बीच में, और वो किस लिए, खास करके बॉर्डर के लिए। तिब्बत और चाइना, मतलब तिब्बत जो उन्होंने ले लिया, तो अब चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को लेके टेंशन हुई, माहौल ख़राब हुआ, और ख़ास करके वहाँ पे, ख़ास करके कौन से, अक्साई जो एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। ओके। इन February 1962, elections were held for second legislative assembly. It was first election of J&K conducted by Election Commission of India. In this election, NC won 70 seats out of 75 seats. Okay. तो 1962 के फरवरी में जो इलेक्शन हुआ था, वो जम्मू कश्मीर की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा इलेक्शन था। पहला कब हुआ था? 1957 में। सो ये दूसरा इलेक्शन था। एक बात। दूसरी बात, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उस कमीशन द्वारा कंडक्ट किया गया 1962 का इलेक्शन जो है फर्स्ट इलेक्शन था। ओके, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कंडक्ट किया गया ये पहला इलेक्शन था, और जम्मू की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये दूसरा इलेक्शन था। और इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 सीट्स जीती थी 75 सीट्स में से। ओके। On 8th April 1964, the government dropped all charges in the Kashmir conspiracy case and Sheikh Abdullah was released after 11 years. 8 अप्रैल 1964 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस थे उसके सारे चार्जेस को ख़त्म कर दिया और शेख अब्दुल्ला जी को रिलीज़ कर दिया गया जेल से 11 साल के बाद। ओके। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। 21-24 November 1964, Articles 356 and 357 of Indian Constitution were extended to the state, by virtue of which the central government can assume government of the state and exercise its legislative powers. तो 21 से लेकर 24 नवंबर के बीच 1964 की बात है। 356 और 357 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमारे जम्मू कश्मीर पे लागू कर दिए। और इसमें क्या था, इसमें ऐसा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो यहाँ का एक तरह का जो इंडिपेंडेंट माहौल था जम्मू कश्मीर का, तो उसमें थोड़ी सी दखलंदाजी कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट। ओके। द स्टेट असेंबली देन अमेंडेड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, changing the post of Sadr Riyasat and Prime Minister to Governor and Chief Minister, consistent with the Indian Constitution. तो क्या हुआ, स्टेट असेंबली ने क्या कर दिया, जम्मू का जो सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर होते थे उनको चेंज करके सदर रियासत की जगह गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर रखा। उस वक्त के एक स्कॉलर हुआ करते थे सुमंत्रा बोस, उन्होंने इस बात को क्या कहा, ही रिगार्डेड इट as end of the road for Article 370 and the constitutional autonomy guaranteed by it। जो 370 की वजह से जो ऑटोनॉमी मिली थी जम्मू कश्मीर को, तो इस चीज़ को उसने कहा कि एंड ऑफ रोड है। ये पूछा जा सकता है एंड ऑफ रोड किसने कहा, तो सुमंत्रा बोस ने ये बात कही है। ओके। ऑन 23 September 1965, Indo-Pak war began। Pakistan took advantage of discontent in Kashmir Valley and sent a few thousand armed Pakistani infiltrators across the ceasefire line in Operation Gibraltar। तो 23 सितंबर 1965 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई, और इस लड़ाई का एक्चुअली क्या था, कश्मीर वैली में थोड़ा माहौल ठीक नहीं था, तो उस बात का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने आर्मी को भेजा कहाँ, सीज़ फायर का जो आज के टाइम में जिसे हम LOC बोलते हैं उस एरिया में। और उनका उस वक्त का ऑपरेशन था, उस वक्त का जो उनका मकसद था वो था ऑपरेशन गिब्राल्टर। ऑपरेशन गिब्राल्टर वाज कोड नेम गिवन टू द स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तान टू इन्फिल्ट्रेट J&K and instigate the locals
in starting a rebellion against Indian rule there. Pakistan chose this name to draw a parallel to Muslim conquest of Spain that was launched from the port of Gibraltar. ऑपरेशन गिब्राल्टर जो है ये एक कोड नेम था पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेट का। पाकिस्तान से जो भी वहाँ उनके आर्मी के लोग आते थे उन्होंने ये कोड नेम रखा था। और उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भटकाया जाए, वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेलियन पे उतरे। और ये नाम जो है ये नाम इन्होंने कहाँ से लिया था? स्पेन में एक पोर्ट ऑफ गिब्राल्टर जगह है, वहाँ पे मुस्लिम कंक्वेस्ट हुआ था, मुस्लिम लोगों ने वहाँ पे कोई रिबेलियन करके वो जीते थे, तो उसके ही तर्ज पे यहाँ पे इन्होंने ये शुरू किया था। ओके। इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस इंक्रीज्ड इन कश्मीर वैली एंड ए फुल इंडो-पाक वार ब्रोक आउट until a ceasefire was made. इससे क्या हुआ कि कश्मीर में वायलेंस के मामले बढ़ गए और एक कंप्लीट इंडो पाक वार जो है शुरू हुई। और कब तक चली? जब तक सीज फायर का ऑर्डर नहीं हुआ, कहाँ से? यूनाइटेड नेशंस से। ओके। उसके बाद सीज फायर, आज भी आप बहुत बार न्यूज़ में सुनते हैं आज पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। तो मतलब उस वक्त ये एक डिसीजन लिया गया कि बॉर्डर पे खास करके ये जो हमारा LOC एरिया है वहाँ पे ना तो इंडिया फायरिंग करेगा ना पाकिस्तान फायरिंग करेगा। तो उस वजह से आज जो फायर करता है तो उसको हम बोलते हैं उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया। ठीक है, इज इट क्लियर? ऑन 2 जुलाई 1972 इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड the Shimla agreement, which stated that the final settlement of Kashmir would be decided bilaterally in the future and that both sides would respect the LOC. तो 2 जुलाई 1972 में एक शिमला समझौता हुआ, शिमला का एग्रीमेंट हुआ। शिमला में जो एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि कश्मीर का जो मसला है, कश्मीर का जो मामला है, इसको बाद में जम्मू कश्मीर या इंडिया की गवर्नमेंट और उधर से पाकिस्तान की गवर्नमेंट दोनों मिलके फ्यूचर में, मतलब बाद में हम डिसाइड करेंगे कि इसका क्या होना चाहिए। और तब तक जो हमारा LOC है उसकी रिस्पेक्ट जो है दोनों कंट्रीज़ ने करनी होगी। ओके। ऑन 24 फरवरी 1975 द इंदिरा शेख अकॉर्ड वाज रीच्ड बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड शेख अब्दुल्ला। ही assumed the post of चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर एन 11 years गैप। 11 साल के गैप के बाद चीफ मिनिस्टर बने थे शेख अब्दुल्ला जी। तो 24 फरवरी 1975 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में एक बातचीत हुई थी, गुफ्तगू हुई थी। किस बारे में? कश्मीर के ही मसले के बारे में। ठीक है। ऑन 8 सितंबर 1982, देखो मैंने जंप मारा 82, बीच में से मुझे कुछ उतनी अच्छी बातें नहीं लगी थी इसलिए। शेख अब्दुल्ला डाइड, हिज सन फारूक अब्दुल्ला लेटर assumed the office as चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 8 सितंबर 1982 में शेख अब्दुल्ला जी की डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद उनके ही बेटे फारूक अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर का जो बाहर था, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का जो गद्दी थी वो उन्होंने संभाल ली। ओके। ऑन 13 अप्रैल 1984, 13 अप्रैल 1984 में क्या हुआ? इंडियन आर्मी टुक द सियाचिन ग्लेशियर रीजन ऑफ कश्मीर। ये सियाचिन ग्लेशियर जो था ये हमारे कब्ज़े में नहीं था 84 के पहले। सो 13 अप्रैल 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को इंडियन आर्मी ने अपने कब्ज़े में ले लिया। ओके। इन 1989 मास एक्सोडस ऑफ कश्मीरी हिंदूज स्टार्टेड इन कश्मीर वैली एंड इन जनवरी 1990 जगमोहन was appointed as governor of Jammu Kashmir. फारूक अब्दुल्ला रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो 1989 में जो मास किलिंग हुई थी कश्मीरी हिंदूज़ की, और उसके बाद 1990 में क्या किया गया था? गवर्नर रूल शुरू किया गया था। जगमोहन को जम्मू कश्मीर का गवर्नर अपॉइंट किया गया था और उन्हीं दिनों उसी जनवरी 1990 में फारूक अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। ओके। देन करगिल वार शुरू हो गई। इट स्टार्टेड ऑन 3 मई 1999
और कब तक चली? इट लास्ट टिल 26 जुलाई 1999। अच्छा खासा लॉस हुआ था दोनों तरफ। इसमें क्या हुआ था एक्चुअली, पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है वो थोड़ा इंडियन एरिया में आ गए थे, कुछ थोड़े से एरिया पे कब्ज़ा कर लिया था, और ये कब्ज़ा जो है वो छुड़ाने के लिए 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक लगातार लड़ाई हुई, और इस लड़ाई का नाम है कारगिल वॉर। ओके। ऑन 5 अगस्त 2019, ये सभी जानते हो, 5 अगस्त 2019 में क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवोक्ड द स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की को जो सौंपा गया था ये 370 आर्टिकल और 35A आर्टिकल, इनको रिवोक कर दिया, ख़त्म कर दिया इसको। हाँ, अब और साथ में क्या कर दिया? जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े किए, जम्मू एंड कश्मीर एज 1 यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख एज अनदर यूनियन टेरिटरी। ओके, तो ये कुछ जो मुझे लगा कि जानकारी होनी चाहिए। अब इसके आगे आपको मिलेगी लिस्ट ऑफ PMs एंड CMs, मतलब प्रधानमंत्री और जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जम्मू कश्मीर के जो हैं उनकी कुछ लिस्ट लगाई है मैंने आगे, चाहो तो देख लेना। थोड़ा अगर उसमें वीडियो फास्ट चलेगा तो वो पाज करके एक एक पीस देखना होगा। हाँ, ओके, तो ये देख लीजिएगा। इनकी अगर ज़रूरत पड़ेगी आपको तो देख लीजिएगा, नहीं है तो ये समझ लीजिए कि मेरी तरफ से ये जो लेक्चर था तो वो ख़त्म हो चुका है। ओके, आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत अच्छे हैं वीडियोस। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए मिलेगा तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय।